जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बिहार पुलिस के एक नए सेट को लेकर। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये जो सेट प्रैक्टिस कराया गया है, तो इसका सेट नंबर प्रथम आज देख ले। यह सेट जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस सेट में आप लोग अंत तक बने रहें और यह भी बताएं कि आप लोग को इस सेट में कितना नंबर आता है। तो आइए शुरू करते। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है सो पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल.एम. थुंगन समिति ने। एल.एम. थुंगन समिति ने जो है 1989 में स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज का संरचना का संचालन करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक लेवल पर। यह संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 5 में जो है संघ के बारे में वर्णित है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। और अनुच्छेद 98 में जो हो जाएगा वो हो जाएगा संसद का सचिवालय। और अनुच्छेद 239 में है संघ शासित क्षेत्रों का प्रावधान है। तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा सदस्यों का संवैधानिक प्रावधान जो किया गया है वो दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वैध शासन जो है भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघीय। संघ के बारे में जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी जो थे भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम लीग जो था भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राजस्व में से। भारतीय राजस्व में से क्या किया गया था, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन के राजस्व में देने की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी की अंतिम विजय कौन सी थी। शिवाजी की अंतिम विजय थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंजी। जिंजी जो था ये जो था सो शिवाजी का अंतिम विजय था। अगला क्वेश्चन है कि जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनसबदारी प्रणाली से। मनसबदारी प्रणाली से इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वास्तविक संस्थापक कौन थे? ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे स्थापक के बारे में दिया गया है तो यह स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, लेकिन रियल में पूछा जाए और रियल में शासक जो हो जाएगा, वास्तविक शासक कौन था, तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्याधर ने। विद्याधर ने जो है महमूद गजनवी का सामना किया था। अगला क्वेश्चन है, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इपिग्राफी। इपिग्राफी जो होता है शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में इनमें से किन स्थल में जलाशय के साक्ष्य मिले थे? सिंधु सभ्यता में इनमें से किस स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिले थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध डैश नामक एक छोटे गण से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवंती से, सॉरी शाक्यगण से। शाक्यगण हो जाएगा। बुद्ध जो है शाक्यगण से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र। कौशल के शासक जो उसमें थे वो कौन थे? महेंद्र थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सुनामी डैश के कारण नहीं होती है? सुनामी डैश के कारण नहीं होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तूफान। तूफान के कारण जो है सुनामी उत्पन्न नहीं होती है, और समुद्र के नीचे भूस्खलन, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट, इन तीनों कारणों से क्या होता है? सुनामी का उत्पन्न होता है। किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है? किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल नीनो के कारण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? विश्व के कॉफ़ी पोर्ट के नाम से कौन प्रचलित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस, जो ब्राज़ील में पड़ता है। यह जो है दुनिया का कॉफ़ी पोर्ट के नाम से प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है कि जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होक्काइडो। होक्काइडो जो है जापान का उत्तरी द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र तट स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर। अरब सागर जो है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें सूची 1 और सूची 2 में कुछ दिया गया है, तो इस प्रश्न का जो है जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी में जो है सो 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डक्कन ट्रैप जो है क्रिटेशियन आदि नूतन है, और पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट उत्तरी नूतन है। पश्चिमी घाट उत्तरी नूतन हो जाएगा। और अरावली जो है, अरावली प्री कैम्ब्रियन युग का है, और ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 को सूची 2 से के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय को बोलते हैं नदी है? तो ट्रांस हिमालय का जो नदी हो जाएगा वो नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। सतलज जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गांधीकोटा की विशाल घाटी, गांधीकोटा की विशाल घाटी। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 29, डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को
ढक्कन उद्भेदन, ढक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को जो है सो ढक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए केरल में, ऑप्शन नंबर ए केरल में। अगला क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या असत्य है? विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या असत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, षड्यंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है, यह जो है सो असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि साधु बेट द्वीप किस राज्य से संबंधित है? साधु बेट द्वीप जो है किस भारतीय राज्य का हिस्सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का, ऑप्शन नंबर डी गुजरात का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाति दिया गया है और प्रदेश के बारे में दिया गया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूकेलिप्टस जो है पर्यावरण के लिए खतरा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के लिए 3R जो है सो इनमें से नहीं है? तो रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज है, और ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है रिसोर्स, ये वाला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB स्थित है? भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जामनगर गुजरात में, जामनगर गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई? किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दिया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1858 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कौन एकमात्र थे, व्यक्ति थे जो शहीद हुए थे जिन्हें फांसी दिया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशाल कोम्बर, कुशाल कोम्बर को एकमात्र फांसी दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम का ही पूरा नाम क्या था? सेवाग्राम आश्रम, और महात्मा गांधी जिस आश्रम में रहते थे उसका नाम था हृदय कुंज। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में हुआ था? प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नील आयोग के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन नील आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, WS सीटनकर, WS सीटनकर हो जाएगा इसका जवाब। अगला है कि 1770 में आरंभ हुई सन्यासी विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था? 1770 में शुरू हुआ सन्यासी विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा कब दिया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1655 में, 1655 में। अगला क्वेश्चन है कि पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास, मद्रास इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? भारत का जो है पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉलिंस मैकेंजी को। कॉलिंस मैकेंजी को जो है भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायनाड जनपद में। वायनाड जनपद में जो है
सबसे पहले कहवा बागान लगाए गए थे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, बी और सी दोनों ऑप्शन सेम ही है। चिकमंगलूर में, उसके बाद कहाँ गया था? चिकमंगलूर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मतलब ए का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, और सी का 4 हो जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा। मतलब वास्को डी गामा जो थे वो पुर्तगाल के थे, क्रिस्टोफस कोलंबस स्पेन के थे, कैप्टन कुक ब्रिटेन के थे, और तस्मान जो थे वो हॉलैंड के थे। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किसकी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्खीम का। दुर्खीम जो है सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि एक संस्था डैश से बनती है। कोई संस्था जो होता है किससे मिलकर बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, नियमों एवं विधियों से। संस्था जो है नियमों एवं विधियों से बनती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा पखावाज। पखावाज जो है ये भारतीय हिंदुस्तानी संगीत जो है उसका रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कि फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा था? फिशर ने किसे सत्ता का राजनीतिक कलाकार कहा था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली को। मैकियावेली को जो है फिशर ने राजनीतिक कलाकार कहा था। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1862 में, दिसंबर 1862 में। अगला क्वेश्चन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे पीढ़ी। चौथे पीढ़ी के दौरान जो है GUI कंप्यूटर की पीढ़ी जो है चौथे पीढ़ी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पटचित्र जो है किस राज्य का पारंपरिक पेंटिंग है? पटचित्र किस राज्य का पारंपरिक पेंटिंग है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा का। उड़ीसा राज्य से जो है पटचित्र संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला पोशाक संग्रहालय जो है कहाँ खोला गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा में। गोवा में जो है सो पोशाक संग्रहालय खोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीश त्रिपाठी के द्वारा। अमीश त्रिपाठी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तबला। अल्लाह रखा खा का संबंध तबला वादक से था। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है और सभी जो है सो सही है। कुलिक पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में हो जाएगा, और बनकापुर मयूर अभयारण्य कहाँ पे है? कर्नाटक में है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय के बारे में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये जो है सो सही सुमेलित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू है, और सभी जो है सो गलत है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सियोल किसकी राजधानी है? तो सियोल हो जाएगा दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ पे है? सियोल है। अगला था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति गठन कब किया गया था? तो इसरो का स्थापना जो है सो वर्ष 1969 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला पोलिनेटर पार्क जो है कहाँ खोला गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
निक्सन गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? निक्सन गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल खेल से जो है निक्सन गोल्ड कप का संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। बेड योर बैक वॉक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बेड योर बैक वॉक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1927 में, वर्ष 1927 में। अगला क्वेश्चन है कि मोतियों के द्वीप के नाम से किसे जानते हैं? मोतियों के द्वीप के नाम से किसे जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहरीन को मोतियों के द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डी में है 1 का 4 हो जाएगा। त्वरण की इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, तो उसका 3 हो जाएगा। और कृत कार्य जो होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य जिसको पिच बोलते हैं किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति पे। आवृत्ति पे जो है ध्वनि का पिच निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है जब किसी अणु प्रकाश प्रकीर्णन होता है, जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है तो प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रमन प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि निम्न युग्म में से कौन सा एक प्रतिकण युग्म है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिट्रॉन का प्रतिकण है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें रेडियो समस्थानिक दिया गया है, नियंत्रणात्मक इसका उपयोग दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आयोडीन का उपयोग जो है सो थायराइड ग्रंथि में की सक्रिय करते हैं, कोबाल्ट 60 का कैंसर के इलाज में, और सोडियम का जो है रक्त व्यतिक्रम में, और आर्सेनिक का हो जाएगा ट्यूमर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन है? स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीज का अध्ययन। बीज का अध्ययन क्या कहते हैं? स्पर्मोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 76। हराकसीस जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक होता है फेरस सल्फेट 7H2O हो जाएगा, FeSO4 7H2O। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घटपर्णी का जो घड़ा होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें से घड़ा का रूपांतरण कौन होता है? तो उसका पत्ता जो होता है, पत्ता होता है उसका घड़ा के रूप में बदल जाता है, और जब इसके अंदर कोई कीट जाता है तो उसको ये बंद कर लेता है। तो कीटभक्षी पौधा कौन सा हो जाएगा? घटपर्णी, जिसको पिची एयर प्लांट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, ये जो है सो सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, ये भी सत्य है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, ये जो है सो असत्य है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग नहीं होता है, CO2 का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है, गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Cp - Cv = R/J। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित
निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही है? प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि मानव का नेत्र किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा होता है तो इसका पीएच मान क्या हो जाता है? ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है और जब यह खट्टा होता है तो इसका पीएच मान क्या होता है? तो इसका पीएच मान जो होता है 6 से कम हो जाएगा, 6 से कम, लेस देन 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें जो है कोशिकांग के बारे में दिया गया है और उसके कार्यों के बारे में दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन नंबर बी। कहने का अर्थ है कि लाइसोसोम जो होता है यह स्वतः पाचन इसको बोलते हैं, स्वतः पाचन। और माइक्रोसोम जो है इसका कार्य है अंतःप्रद्रवी जालिका का एक भाग होता है माइक्रोसोम। और माइक्रोट्यूबल्स जो होता है वो होता है साइटोपंजर, साइटोपंजर होता है, साइटोपंजर हो जाएगा। माइक्रोट्यूबल्स क्या होगा? साइटोपंजर हो जाएगा। और गोल्जी जो होता है, गोल्जी का यह स्रावी कणिका होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केकड़ा डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? केकड़ा डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 86 का जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो है ये राइट है। जाइलम वाहिनियों ट्रैकिड्स जिसको बोलते हैं, वाहिकाओं वेसल्स और जाइलम मृदुतक जिसको पैरेन्काइमा बोलते हैं और जाइलम तंतु से बना होता है। अगला क्वेश्चन है 88 कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पे विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है सही है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो होता है बढ़ता है, और दूसरा कथन जो है सो गलत है। अगला क्वेश्चन है, रिंग वर्म नामक बीमारी डैश के कारण होती है? रिंग वर्म नामक बीमारी जो होता है डैश के कारण होता है? तो ये हो जाएगा कवक के कारण, फफूंद के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? 1857 की क्रांति का जो है बिहार में सर्वप्रथम आरंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा रोहिणी से। बिहार में कहाँ से हुआ था? रोहिणी से हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार के बेगूसराय में पक्षी जो है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 94, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठी पंचवर्षीय में। छठी पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था और गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सुनहरी क्रांति से। सुनहरी क्रांति का संबंध इससे फल से भी है और बागवानी उत्पादन से भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो होता है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी बेरोजगारी, पूंजी का अभाव और आर्थिक दुष्चक्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया था? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1950 में। 1950 में जो है जयप्रकाश नारायण ने आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए सर्वोदय योजना की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 99 है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। 1948 में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा के कार्य क्या हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुद्रा के कार्य सभी हो जाएंगे, मूल्य का माप करना, विनिमय का माध्यम बनना और मूल्य हस्तांतरण और मूल्य का मापक। तो बताइएगा आप लोग को ये सेट कैसा लगा, और इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हम लोग को सपोर्ट करते रहिए ताकि हम जो है इसी तरह के सेट और लाते रहें। तो चलिए आज के सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।